तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है एजुकेशन इज मस्ट। और मेरे दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ह्यूमन आई का पार्ट नंबर 3। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लीजिएगा, या फिर मैं आई बटन पे डाल दूंगा, यहाँ पे आप लोग उसको देख लीजिएगा। क्योंकि बिना वो देखे ये देखेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उसको देख के तभी यहाँ पे आइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्पेक्ट्रम, उसके बाद है अपवर्तन, उसके बाद है जो है हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है ना। तो बारी बारी से हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग अपना पहला पॉइंट देखते हैं जो है हमारा स्पेक्ट्रम, ठीक है। दोस्तों, अगर मैं स्पेक्ट्रम के बारे में बताना चाहूँगा तो सबसे जो इसका सिंपल डिफिनेशन ये होता है कि जो सूर्य से निकली जो हमारी श्वेत प्रकाश होती है, अगर वो 7 रंगों की एक पट्टी बना लेती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। इसका सिंपल डिफिनेशन यही है। और ये प्रिज्म के अलावा और भी हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे सूर्य का प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है वो बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम लोग बारिश की बूंदों की, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम प्रिज्म में देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ से सूर्य का श्वेत प्रकाश इस तरह से गया और इसमें जो है अपवर्तित हो जाएगा, और अपवर्तित होने के बाद यहाँ से जो 7 रंग की कलर निकलेगी वो ही हमारा होता है स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो यही होता है हमारा स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम के बताने के बाद मैं आपको कुछ और बातें बता दूं, जैसे कि यहाँ पे जो रेड कलर का जो सबसे तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जो नीला कलर होता है उसका सबसे कम होता है। इसीलिए जो सिग्नल लगाए जाते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर हो, चाहे और कहीं बड़े बड़े जो टावर होते हैं वहाँ पे जो सिग्नल लगाए जाते हैं वो रेड कलर के होते हैं। रेड कलर से फ़ायदा ये होता है ना, इसका वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। और कलर की अपेक्षा सबसे ज़्यादा जो अपवर्तन होता है वो होता है हमारे कलर का ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। तो प्रिज्म के जैसा ही सेम टू सेम हमारे यहाँ पर कहानी जो होती है इंद्रधनुष में होती है। इंद्रधनुष में होता क्या है ना, बारिश के बाद, ठीक है। तो मैं तो बारिश होने लगी। तो हो गया होता क्या है कि बारिश होने के बाद जो हमारी बूंदें बची रहती हैं वो हमारे आसमान में, तो यही बूंदें जो है एक बूंद नहीं होती, बहुत सारी बूंदें होती है। तो एक बूंद होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा एक ठो बूंद है, ये बूंद ले लिया हमने, ठीक है। तो अब लाइट क्या हुआ, जिस तरह से प्रिज्म में इसका अपवर्तन होता है, सेम टू सेम कहानी यहाँ पर भी होती है। ये श्वेत प्रकाश आई इस तरह से इसमें, और इसमें इस तरह से अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने के बाद ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में इसकी पट्टी बन जाती है। तो यहाँ पर एक बूंद नहीं होता है, बहुत सारी बूंदें ऐसे होती हैं, और उन्हीं सारी बूंदों में से जो है जो प्रकाश होता है वो रिफ्लेक्ट होता रहता है, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं होता है, रिफ्रैक्ट होता रहता है, और जो इंद्रधनुष का आकार बन लेता है, ठीक है ना। तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण होता है वो भी एक अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। और स्पेक्ट्रम में मैं आपको एक और राज की बात बता दूं, इस स्पेक्ट्रम में जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म से जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण माने वही जो स्पेक्ट्रम 7 रंग की पट्टियां बनती है हमारी। तो इस चीज़ को सबसे पहले जो खोजा था वो थे हमारे न्यूटन भाई साहब ने, ठीक है। पूरे फिजिक्स में दबदबा है न्यूटन का, तो इसको खोजा था न्यूटन ने। और हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जिसके कहते हैं हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि अपवर्तन क्या होता है, उसके बाद हम लोग जो है वायुमंडलीय अपवर्तन पे आते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, आपने दैनिक जीवन में अपवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, लेकिन आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल पहला आपको बता दूं, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई गिलास है, ठीक है। इस गिलास को, ये कांच का गिलास है, इसमें आपने जो है सिक्का डाल दिया, और सिक्का डालने के बाद उसमें पानी भर दिया। तो जब आप उसको देखोगे, ध्यान से देखोगे कि अरे यार इसमें जो सिक्का है थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अपवर्तन का एक ठो कारण होता है। अब अपवर्तन होता है क्या, मैं वो आपको एक्सप्लेन अभी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो सिक्का होता है ना थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आता है। सेम टू सेम यही कहानी, अगर आप मान लीजिए कोई जो है बर्तन ले लीजिए, उस बर्तन में पानी भर दीजिए, उस पानी में जो है एक ठो पेंसिल लगा लीजिए, पेंसिल रख दीजिए। तो पेंसिल आप देखोगे कि जो पेंसिल होती है वो थोड़ी सी आपको टेढ़ी नजर आती है, टेढ़ी दिखाई देगी। ऐसा क्या होता है, ये भी अपवर्तन का एक ठो कारण ही होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस अपवर्तन का डिफिनेशन बता देते हैं, अपवर्तन होता क्या है। दोस्तों, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और प्रकाश की इसी घटना को, ठीक है, प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सबसे सिंपल डिफिनेशन का मैं आपको बता रहा हूँ। आप कई बुक्स में देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल दिए रहते हैं, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े डिफिनेशन दिए रहते हैं, कि मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो अब ये माध्यम क्या होता है, सबसे पहले आपको ये अपवर्तन जानने के पहले माध्यम भी जानना पड़ेगा, माध्यम होता क्या है, ठीक है ना। तो माध्यम का मतलब होता है जिसमें प्रकाश गमन करता है,
ठीक है, जिसमें प्रकाश गमन करता है। जिससे हो गया हमारा वायु का माध्यम भी हो सकता है, जल का भी माध्यम हो सकता है, जो हमारा कांच होता है उसका भी माध्यम हो सकता है। बहुत सारे माध्यम यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो माध्यम मैंने अभी आपको बता दिया। तो माध्यम भी जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा विरल माध्यम, दूसरा होता है सघन माध्यम। तो विरल माध्यम का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। विरल माध्यम का मतलब होता है जिसमें हमारे माध्यम के अणु थोड़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। और सघन माध्यम का मतलब क्या होता है, जिसमें माध्यम के अणु थोड़े पास पास होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक हमारा ये एयर का माध्यम हो गया और ये हमारा जो है जल का माध्यम हो गया। तो ये बताओ एयर और जल में जो हमारा एयर होता है और जल होता है, इन दोनों में किसमें अणु पास होंगे और किसमें जो है दूर होंगे, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हो। इस मान लीजिए ये हमारा मैंने क्या कहा, ये एयर है। तो एयर होता क्या है, इसमें जो हमारे कण होते हैं थोड़े से दूर दूर होते हैं, यानी जो अणु होते हैं दूर दूर होते हैं। और जो बात करते हैं हम लोग जल का, तो जल जो है द्रव अवस्था है। तो द्रव अवस्था में सीधी सी बात है, उसमें जो अणु होंगे थोड़े दूर दूर होंगे। तो यहाँ पे आप लोग जो एयर है उसको आप मान सकते हो विरल माध्यम, और ये जो जल है उसको सघन माध्यम मान सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम यही कहानी अगर हम लोग जल और कांच के साथ लेते हैं तो जल को हम लोग विरल माध्यम मान सकते हैं और जो कांच है उसको सघन माध्यम मान सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है ना। अभी हम लोग फिर से बात करते हैं अपवर्तन के बारे में। तो मान लीजिए ये हमारा एक ठो समतल है, ये हमारा माध्यम पहला है, ये माध्यम दूसरा है, ये इस पर एक ठो लंब है और प्रकाश की रेखा किसी एक माध्यम से आ रही है, इस तरह से यहाँ पे आ गई, ठीक है। आने के बाद क्या होता है, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। अब विचलित होने का मतलब है कभी कभी लंब के जो है लंब की तरफ भी झुक सकती है, कभी कभी लंब से दूर भी भाग सकती है। तो ये कहानी इसमें होता क्या है ना, कि जो हमारी प्रकाश होती है, अगर ध्यान दीजिएगा विरल से सघन माध्यम में आ रही है तो जो वो झुकेगी थोड़ा सा लंब की तरफ झुक जाएगा ना। और इसका जस्ट उल्टा, अगर जो प्रकाश की हमारी किरण है अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो वो लंब से थोड़ा सा दूर भागेगा। जैसा कि मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है ना। वायुमंडलीय अपवर्तन होता है क्या है, अपवर्तन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन देने से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ इसका कुछ एग्जाम्पल बता दूँ, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जो है तारे देखा होगा, तारों को जब देखा होगा तो तारे आपको लगता होगा कि तारे जो है टिमटिमा रहे हैं ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। तारे बिल्कुल टिमटिमाते नहीं है, वो हमारा भ्रम होता है एक ठो। और ये हमारा होता है वायुमंडलीय अपवर्तन का एक एग्जाम्पल। तो वायुमंडलीय अपवर्तन का डिफिनेशन क्या है, जब अपवर्तन किन्हीं दो माध्यमों में होता है और जिसमें एक माध्यम हमारा पृथ्वी का वायुमंडल होता है, ठीक है ना, जिसमें एक माध्यम पृथ्वी का वायुमंडल होगा और उसमें जो अपवर्तन होगा उस घटना को हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। इसके नाम में ये वायुमंडलीय अपवर्तन है, पृथ्वी का वायुमंडल भी इसमें शामिल हो। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं वायुमंडलीय के कुछ एग्जाम्पल पे। जैसे जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है हमारे तारों का टिमटिमाना। तारों जो अगर वास्तविक में हम लोग देखें तो तारे टिमटिमाते नहीं हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे यही वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना होती है। चलिए मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारी धरती माता है, ठीक है, और ये जो है हमारा स्टार है। तो अब होता क्या है जी, ये जब स्टार की जो रोशनी होती है, मानी जो स्टार से निकली हुई लाइट होती है, वो धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती है। और धरती का वायुमंडल में होता क्या है कि कहीं कहीं जो है गर्म होता है, कहीं कहीं ठंडा होता है। धरती का जो टेम्परेचर होता है सेम से सेम होता नहीं है, कहीं गर्म तो कहीं ठंडा होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो लाइट यहाँ से सीधी रेखा में आई थी वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। क्यों बेंड हो जाएगी, मैंने अभी आपको बताया कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश हमेशा अपना जो है रास्ता बदल लेती है ना। तो बेंड होने की, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो इस व्यक्ति को जो है वो देख रहा है, स्टार को देख रहा है, ठीक है ना। तो व्यक्ति की जो आंखें होती है वो तो एकदम सीधी रेखा में देखती हैं, ठीक है। और वो सोचता है कि जो जो स्टार होता है उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो उसकी आंखों के एकदम सीधी दिशा में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसी प्रकार जो स्टार से जो निकली हुई प्रकाश होती है वो हमारी आंखों में बार बार प्रवेश करती है। और होता क्या है कि हम लोग उसको जब भी हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तारे की जो स्थिति है थोड़ी अलग अलग नजर आती है। क्यों अलग अलग नजर आती है, जो हमारे तारे से निकली हुई रोशनी होती है वो बार बार जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है और उसका जो मार्ग होता है कुछ न कुछ वो जो है बेंड होता रहता है। हमें जो तारों की स्थिति है वो अलग अलग नजर आती है और हमें लगता है कि तारा यहाँ पर है, तो हमें कभी तारा यहाँ पर दिखाई देता है, कभी यहाँ दिखाई देता है, कभी यहाँ दिखाई देता है। तो इसी कारण हमें लगता है कि जो तारा जो है वो टिमटिमा रहा है, ठीक है ना। तारा होता क्या है, वो अपने सेम पोजीशन पे ही होता है, लेकिन होता क्या है कि वायुमंडल अपवर्तन के कारण जो वो अपनी, हमें लगता है कि वो अलग अलग जगह पर है। तो अलग अलग जगह के कारण ही हमें जो है लगता है कि वो तारा टिमटिमा रहा है, ठीक है ना।
दरअसल वास्तविक में ऐसा होता नहीं है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। तो अगर मैं बात करूँ कुछ ग्रह, जो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, वो टिमटिमाते हुए नजर क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? क्योंकि देखो ग्रह होते हैं ना, वो तारों के अपेक्षा थोड़ा सा पास में होते हैं पृथ्वी के, इतने भी पास नहीं होते कि जो है टक्कर खा जाए, ठीक है ना। तो तारों की अपेक्षा जो ग्रह होते हैं वो हमारे पास होते हैं, और वो बिंदु का काम नहीं करते हैं, बिंदुओं का समूह का काम करते हैं, ठीक है। जब बिंदुओं का समूह होता है तो जो बिंदु होते हैं वो एक दूसरे को ट्विंकल को कैंसिल आउट कर देते हैं। आप लोगों ने वो तारों वाला गाना तो सुना ही होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। तो तारों जो होते हैं वो ट्विंकल करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। चलते हैं, धन्यवाद।